जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। पिछले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 पढ़ेंगे। तो 1.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या के बारे में और उसमें सभी संख्या का डिफिनीशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए कथन, जो ये कथन है स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, कौन सत्य है और कौन असत्य है, और उसका रीजन भी लिखना है और उसका क्या कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, क्यों? क्योंकि वास्तविक जो संख्या होती है उसका डिफिनीशन होता है कि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संग्रह से बना होता है। पर आंसर लिखेंगे, इसका लिखेंगे कथन सत्य है। क्या है? कथन जो है, कथन जो है सत्य है। स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनता है। दोनों संख्या को क्या होता है? मिलाकर बनता है। तो जब हम लिख देंगे कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इसमें दोनों को मिलाकर होता है। तो जब दोनों को मिलाकर जब होता है आपका वास्तविक संख्या, तो इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि प्रत्येक और परिमेय, तो अपरिमेय रहेगा तो उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे कि हाँ, ये इसे वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है? सत्य है। तो आप लिख सकते हैं कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक क्या है? कथन सत्य है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि संख्या रेखा पर एक नंबर लाइन पर दर्शाना है कि वो क्या कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक वास्तविक प्राकृतिक संख्या है। सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है कि जहां एम क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। तो जैसे ही आपको बोल दिया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो आपको नेचुरल नंबर का डिफिनीशन आपके माइंड में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो आपका नेचुरल नंबर जो हो जाएगा, आपका प्राकृतिक संख्या जो होगा नेचुरल नंबर, वो क्या होता है? गिनती की संख्या होता है। क्या होता है? गिनती की संख्या, जो एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 डॉट 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 ऐसे आपका स्टार्ट होता है। ठीक, और यहां पर कह रहा है कि संख्या रेखा, तो संख्या रेखा क्या होता है? जो संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा पर आपका प्लस और माइनस दोनों संख्याएं रहती है। ये आपका हो जाएगा राइट एंड है, और ये है आपका लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड में जो होता है आपका नंबर लाइन पर माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 और -5, और इधर में क्या रहता है? प्लस में रहता है, +1 +2 +3 डॉट 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 आपका रहेगा इन्फिनिटी। ठीक, आपका रहेगा अनंत तक, ये अनंत तक जाएगा। ठीक, और इधर भी क्या जाएगा? आपका अनंत तक जाएगा। तो यहां पर बोला है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, मतलब सभी बिंदु, माने प्लस और माइनस दोनों की बात कर रहा है। तो संख्या रेखा पर सभी बिंदु कहने का मतलब कि ये बिंदु -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, और +1 भी आएगा, +2 भी आएगा, +3 भी आएगा, +4 भी आएगा। लेकिन यहां पर आपका कंडीशन दिया है कि एम जो होगा एक प्राकृतिक संख्या है।
तो क्या ये कथन सत्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब हम पॉजिटिव संख्या लेंगे तो m अगर पॉजिटिव संख्या लेंगे तो हमारा नेचुरल नंबर तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड कर जाएगा। लेकिन आपका जब माइनस लेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। m अगर -1 -2 लेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। और संख्या, ये कह रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो नहीं, वो क्या होता है? नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि m प्राकृतिक संख्या बोल रहा है और प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम कारण लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कथन असत्य है क्योंकि सभी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कथन असत्य है। क्या लिखेंगे? कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि कथन असत्य क्यों है? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या जो है किसी प्राकृतिक संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता है। ये आपका रीजन हो जाएगा दूसरा नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है? कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक जो है आपका अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बना है। कैसे? अगर हम कहेंगे कि संख्या एक क्या है? वास्तविक संख्या, लेकिन ये तो परिमेय है। क्या है? ये परिमेय है। ठीक है, जैसे 2, 3 डॉट डॉट। तो प्रत्येक बोल दिया तो वास्तविक संख्या में तो सभी नंबर आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी आ जाएगा। तो 2 और 3 क्या अपरिमेय हो सकता है? नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कथन असत्य है क्योंकि कथन क्या है? कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि 1 या 2 या 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और यहां पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? यहाँ की कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होगा। प्रत्येक मतलब सब, जितना भी वास्तविक संख्या है सबको हम अपरिमेय कहेंगे? नहीं, सबको हम कैसे कहेंगे? वास्तविक संख्या का जो डिफिनीशन होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर होता है। जब दोनों को मिलाकर होगा तो हम अकेले अपरिमेय को कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में आपका कैसे क्या आ जाएगा? धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक बोल दिया मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या? पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोल दिया। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नेचुरल नंबर है सब हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर में जितने भी नेचुरल नंबर है सब हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर एक अपरिमेय होगा? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों, जैसे धनात्मक पूर्णांक अगर हम लेंगे √3 तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये अपरिमेय है। √2 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक, लेकिन हम रूट जब 4 लेंगे तो ये तो 2 निकल जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा? ये तो परिमेय हो जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं।
और एग्जाम्पल में लिख देंगे जैसे जैसे क्या 4, 9, 16, यहाँ पर लिख देंगे 16 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा। इसलिए कि ये धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इनका वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय नहीं आएगा, अपरिमेय नहीं आएगा। तो हम कैसे कह देंगे कि सभी पॉजिटिव इंटीजर एक अपरिमेय होता है, उसका वर्गमूल निकालेंगे? तो नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं। और उदाहरण के रूप में क्या लिख देंगे, ये सभी संख्या को लिख देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब 3 में बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा जो आपका ये संख्या रेखा है, ये आपका संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, डॉट डॉट होगा, ये अनंत तक जाएगा और यहाँ भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसको √5 को, तो यहाँ पर तो √5 कोई नहीं दिख रहा है। देखिए ये √5 ही नहीं आएगा, जैसे √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, √9 भी हो सकता है। तो √9 का क्या हो जाएगा, 3 जो तो हो जाएगा। √9 नहीं देगा, आपको रूट दे देगा 9.3 दे देगा। ठीक है, इस तरह से दे देगा सभी को। तो सबको जब रूट में केवल रहेगा और उसमें पॉइंट नहीं रहेगा तो उसको एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे, एक ही रूल पर बनाएंगे। लेकिन जब ये पॉइंट में रहेगा, जैसे 9.3 हो गया, 5.3 हो गया, तो इसका थोड़ा सा मेथड अलग चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले एक हम कंसेप्ट जानेंगे, एक कंसेप्ट हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है कि एक जो होता है सीधी लाइन होती है जिसको हम बेस कहेंगे, आधार, बेस कहेंगे आधार, और इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, फिक्स है कि 90 डिग्री ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से कम नहीं तो वो पाइथागोरस थ्योरम पर लागू नहीं होगा। और इन दोनों के अंत बिंदु से जो ये रेखा मिलती है, तो इन दोनों से ये रेखा जो होती है बड़ी होती है। तो ये आधार होता है, ये लंब होता है परपेंडिकुलर, ये लंब कहलाता है, और ये कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस। ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको बी कहते हैं बेस, इसको परपेंडिकुलर पी, और ये हाइपोटेनस एच कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि जो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा क्या कहलाती है? एक त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। और पाइथागोरस थ्योरम में फिक्स है कि एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, बाकी ये कम हो सकता है। जैसे ये 60 डिग्री हो सकता है और ये हो सकता है 30 डिग्री, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 30, 60, 90 और 90, 180 डिग्री का ये त्रिभुज हो गया। एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा आपका 180 के बराबर होगा। ये तीनों कोणों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण है, ये कर्ण का जो भुजा की लंबाई है वो क्या होता है कि इन दोनों के, ये आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के, ये दोनों के स्क्वायर करके और जोड़ दिया जाएगा तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। कितना आएगा? देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। कर्ण बोले तो ये h का स्क्वायर, p के स्क्वायर प्लस ये
बी के स्क्वायर, परपेंडिकुलर पी और बेस बी। ठीक, इस स्क्वायर को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। इस तरह से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा कर्ण का जो वैल्यू आएगा, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर करके जोड़कर उनका जो वर्गमूल आएगा वही जो होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है, तो इसी में पाइथागोरस थ्योरम एक ज्ञात करना होगा आपको। जैसे पाइथागोरस थ्योरम कैसे, लंब जो दिया, आधार जो दिया है कितना आपका दे दिया 2 दे दिया, और ये p कितना दे दिया आपका 3 दे दिया। तो h कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर और प्लस कितना 2 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, नहीं हम यहाँ पर ये बेस 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, इसमें से निकल जाएगा कितना हो जाएगा 5। मतलब कि आपका कर्ण जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 इकाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 इकाई। तो इस तरह से आपको एक पाइथागोरस प्रमेय ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा आपका इसी फॉर्मेट पर बनेगा, और आपको नंबर लाइन पर ये रूट जो आपका दिया है √5, तो इनको दर्शाने के लिए आपका पाइथागोरस का प्रमेय जानना जरूरी होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएंगे। ये कह रहे हैं कि दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि एक नंबर लाइन पर आप √5 को किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपका जो ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पर तो आप दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3, और ये -1 -2 और -3, ये लेफ्ट इंड और ये राइट इंड। तो यहाँ पर अगर 3 को दर्शाना होगा तो यहाँ पर 3 है, 2 है तो यहाँ पर 2 है, लेकिन √5 यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। इस नंबर लाइन पर कहीं पर भी √5 नहीं दिख रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में √5 देगा, जैसे √2 भी दे देगा, √3 भी दे देगा, √6 भी देगा, हो सकता है कि √5.5 भी दे दे, ऐसा भी दे सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 9.3 को आप रिप्रेजेंट करें, आप नंबर लाइन पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले देखिए, इसको करना क्या होगा कि आपको जहां ये रूट दिख रहा है, जैसे रूट में आ गया, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। अभी मैंने जैसे पाइथागोरस थ्योरम को बताया, आपको पाइथागोरस थ्योरम में यही बताया कि आपका ये ट्रायंगल होगा 90 डिग्री का होगा, और इस पर क्या होगा हाइपोटेनस, ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपको सेम इसी के जैसा आपका ये मैथ बनेगा, और यहाँ से इसके द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये आपका √5 है तो इसको आप तोड़ सकते हैं। कैसे टूट सकता है, अगर हम इसको आप तोड़िएगा, अगर √n है तो आप इसको सबसे पहले n-1 के फॉर्मेट में आप सबसे पहले लिख लेना होगा। तो n-1 क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 4-1 हो सकता है। ठीक है, तो 4 को हम अगर कह सकते हैं, तो अगर √5 कैसे आ सकता है, तो √5 आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस 1 का, तो √5 आ जाएगा। कैसे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, अब प्लस कितना 1, तो ये आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √5 को हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 2 आता है। ठीक, तो नंबर लाइन पर नंबर जो है हम अब करना जो लाइन लेंगे,
हम लाइन सबसे पहले कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का हम लाइन लेंगे। यहाँ से हमने ये 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया और इसका नाम लिख लेते हैं। इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका ओ लिख लेते हैं और इसका ए लिख देते हैं, ठीक। ये कितना है, 2 है, कितना है, 2 यूनिट लिए हैं, 2 इकाई, 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि पहला जो है 2 आया, 2 लिए तो एक दूसरा क्या बचेगा, 1 बच गया। तो हम 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। हम यहाँ पर 90 डिग्री हम लेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो 90 डिग्री यहाँ पर ये हम चांद से 90 डिग्री ले लेंगे 1 सेंटीमीटर का। वन सेंटीमीटर का 90 डिग्री सीधा लाइन होगा। वन सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर इस पर से कट कर लेंगे। तो ये चाप के द्वारा हम 1 सेंटीमीटर माप लेंगे। ये हमारा 1 सेंटीमीटर चाप होगा। ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक। और इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, ये हम मिला देंगे, ठीक है। इस नंबर लाइन को थोड़ा हम बड़ा भी कर लेंगे, इसलिए कि हमको √5 को दर्शाना है, ठीक। तो अब ये जो हमारा 90 डिग्री यहाँ पर ये बन गया, ये 90 डिग्री जो ये बना है, ये 90 डिग्री जो बना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितना है, 1 है। हम 1 सेंटीमीटर लिए हैं और इसका कितना, 2 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को ये ओ पर रखेंगे और यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर का जो हमारा कट किए थे, 1 सेंटीमीटर जो लिए थे, यहाँ से हम नंबर लाइन पर क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन पर रेखा खींच देंगे। एक चाप हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर जितना आपका लेंथ हाइपोटेनस का होगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अब ये आपका √5 हो जाएगा। ये √5, यही जो √5 है आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। ये नंबर लाइन पर ऐसे ये √5 को हम ले लेंगे और ये नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जहाँ पर ये नंबर पर ये लाइन पर जहाँ ये गिरेगा, ऐसे जो ये लाइन पर आपका जहाँ गिरेगा, यही जो होगा आपका √5 होगा। ये जो क्या होगा, √5 होगा। तो हमारा कहाँ गिरा, डी पर गिरा। तो जो ये डी है, ये जो डी है √5 है। यहाँ पर जो बिंदु आया, ये जो चाप हमारा √5 का ये जो चाप हमने लेकर खींचा यहाँ पर, तो ये डी पर आया, ये बिंदु क्या आया, डी पर आया। या हम इसको सीख सकते, ये हो जाएगा, ये इसको नाम ले लीजिए बी, और इसको आप इरेज करके सी डी भी लिख सकते, ये पी ले लीजिए, पी रहेगा, अच्छा पी ले लेते हैं इसको पी। तो हम लिखेंगे ओ पी जो है क्या है, √5 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, ओ बी आया, और ओ बी बराबर क्या होगा, ओ पी इक्वल टू कितना, √5। नंबर लाइन पर हमारा जो पी बिंदु है वही क्या है, √5 को दर्शा रहा है, √5 को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। सबसे पहले फिर से मैं बता दूं कि अगर ये √5 है तो इसको पाइथागोरस फॉर्मेट में इसको तोड़ लीजिएगा। √5 आया तो हम इसको पाइथागोरस फॉर्मेट में तोड़ लिए, 4 + 1 होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर + 1 का, तो हम अपना 2 यूनिट लिए। हमने इसको यहाँ से बिंदु ओ से ए कितना लिया, 2 इकाई लिया, ओ से ए कितना लिया, 2 इकाई लिया, ठीक। और 2 इकाई जहाँ पर लिए ए पर हम क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का
एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे और इसको 1 यूनिट कट करेंगे। कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट। दूसरा कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद जो ये हमारा चाप रहेगा, इस चाप के माध्यम से ये बिंदु बी से हम नंबर पर क्या करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। ये जैसे अर्धवृत्त हम बनाते हैं या इससे चाप खींचते हैं ना, अर्धवृत्त ऐसे चाप जो बनाते हैं, जैसे अर्धवृत्त ये ऐसे खींचे तो चाप आया, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, अर्धवृत्त की तरह ऐसे खींच लेंगे। तो ये जो हमारा पी बिंदु आएगा, यही हमारा क्या होगा, √5 होगा। ये हमारा क्या आएगा, √5 आएगा। जैसे √2 का करना होगा तो √2 को अगर हम करेंगे तो कितना करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 यूनिट का ये लेंगे, ये 1 यूनिट लिए, यहाँ पर फिर 1 यूनिट का क्या किए हमने, 1 यूनिट का 90 डिग्री का एक एंगल बना लिए। 1 यूनिट का ये भी हो गया। तो ये दोनों मिलकर कितना, ये √2 हो गया। तो जैसे ही ये √2 हुआ तो हम इसका एक चाप लेंगे, यहाँ पर चाप लेकर इसको क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। तो जैसे ही खींचेंगे हमारा जो नंबर पर यहाँ पर मैच करेगा, ये बिंदु P, यही हमारा क्या होगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले एक रेखा लेंगे, एक लाइन लेंगे हम, एक लाइन लेंगे। इसको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, नंबर 1। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 में क्या करेंगे, किसी निरूपण के स्केल पर संख्या रेखा L, ये आपका जो संख्या रेखा होगा, ये संख्या रेखा हम इसको L मान लें, स्केल है, ठीक है, स्केल के जैसा है। तो हम लिखेंगे किसी निरूपण के स्केल पर निरूपण के स्केल पर संख्या रेखा L पर O के बिंदु वो है, ये बिंदु क्या है, O के दाईं तरफ। ये दाहिना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बनाएंगे और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव की तरफ बनाएंगे, ठीक है। O के दाईं ओर OA इक्वल टू 2 इकाई, OA इक्वल टू 2 इकाई, 2 इकाई लिया मैंने। कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई लिया, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 कितना, ये 2 है। ये वो कितना लिया, 2 इकाई लिया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, बिंदु ए पर AB लंब, AB जो है लंब खींचा, AB क्या है, लंब खींचा, तथा AB इक्वल टू 1 इकाई काटा, 1 इकाई काटा। यहां से AB क्या किया, 1 इकाई मैंने चाप से काट दिया, चाप से क्या किया, काट दिया, ठीक, काट दिया। अब क्या, अब 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे, OB को मिलाया, OB को क्या किया, मिलाया। OB को मैंने सीधे यहाँ से यहाँ मिला दिया। OB को मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने क्या किया, मिला दिया। OB को मैंने मिला दिया, ये रहा हमारा OB को क्या किया, मिला दिया। OB को मैंने क्या किया, मिलाया, ठीक। जैसे लिखे हैं फिर से देख लीजिए, बिंदु A पर AB लंब खींचा, ये बिंदु A है और इस पर AB क्या किया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का मैंने लंब खींचा, ठीक। तथा AB इक्वल टू 1 इकाई काटा, ये AB क्या है, 1 इकाई को काटा, 1 इकाई काटे। अब तीसरे नंबर में क्या है, OB को मिलाया, यहाँ से O और B को क्या कर दिया, मिला दिया।
मिला या। और ओ, ओ क्या है, ओ केंद्र से, ओ क्या है, एक केंद्र माना, मैंने क्या माना कि वो एक केंद्र है, ओ केंद्र, ओ केंद्र से ओ बी त्रिज्या, इसको मैंने क्या माना, ओ बी एक त्रिज्या मान ली, ओ बी त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या का वृत्त चाप खींचा, वृत्त चाप क्या किया, खींचा, वृत्त चाप जो है खींचा। इस तरह से मैंने ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक चाप खींच दिया, ठीक है, एक चाप खींच दिया जो 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 संख्या रेखा को सी पर, ये पी पर, सॉरी ये पी पर, ए बी तो सी होना चाहिए, ऐसे सी लिख सकते हैं, तो मैंने पी लिख दिया, ठीक है, पी पर काटा, पी पर क्या करता है, काटता है, पी पर काटता है। तो संख्या रेखा का बिंदु P जो है, हम अब लिख सकते हैं संख्या रेखा, चौथा नंबर में संख्या रेखा का बिंदु P ही अभिष्ट संख्या √5 को निरूपित करेगा, 5 को निरूपित करेगा, यही रिप्रेजेंट करेगा, नंबर लाइन पर क्या करेगा, यही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इस तरह से देखिए, आपका जरूरी नहीं है कि आपका √5 ही एग्जाम में देगा, आपका क्वेश्चन बन सकता है, -1/√2, ये भी बन सकता है, -1/√2 भी बन सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है -1/√2। इसको भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देगा एग्जाम में कि -1/√2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो -1/√2 को पहले इसका परिमीकरण करेंगे, नीचे से √2 को हटाएंगे, नीचे से √2 को क्या करेंगे, हटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो इसके लिए परिमीकरण करना पड़ता है, आगे के चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। परिमीकरण करने के लिए नीचे जितना रहेगा रूट में, इसी रूट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो माइनस है 1/√2, तो इसी सेम डिजिट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो क्या होता है, √2 और √2 क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, √2। तो हम केवल √2 को रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जितना आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा, तो यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, -1/√2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन आपको हो सकता है कि दे दे, जैसे हम लगातार बना रहे हैं, √2, √3, √4, √5, √6, ऐसे डॉट डॉट चलेगा। तो ऐसा डॉट डॉट रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नंबर, ये नंबर लाइन लेते हैं, हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं 1² + 1²। तो कहने का मतलब लाइन बड़ा हम लाइन लेते हैं और उसको 1 मानेंगे, ठीक। हम इतना बड़ा लाइन लिया और इसको 1 मान लिया, मान लीजिए कि ये 1 का कितना, हम यहाँ तक लेते हैं 5 तक, इसको 1 इकाई मानेंगे, माना कि ये 1 इकाई है, लेट मैंने मान लेंगे। थोड़ा बड़ा रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, छोटा रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो ये क्या हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ठीक, 1 इकाई लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, 90 डिग्री का, ये O हो,
बिंदु O है और ये क्या है, A है। तो A पर क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। A पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री हम बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर एक खींच लिया। ये 90 डिग्री का एंगल हमने खींच लिया, ये 90 डिग्री का एंगल खींच लिया। ठीक, तो 90 डिग्री के एंगल खींचा तो हमने क्या, एक इकाई ये लिया तो एक इकाई ये भी लेंगे। तो एक इकाई कितना हमने इसको माना कि 5 इकाई के बराबर एक इकाई माना, 5 के बराबर कितना माना, एक माना है। तो इसको भी 5 के बराबर हम एक मानेंगे, 5 के बराबर हम क्या मानेंगे, एक। यहाँ तक आया, ठीक, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये बी है, बिंदु क्या है, बी है, तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। ओ से बी को क्या किया, मिला दिया। और ये जो है बी आपका, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, त्रिज्या होगा। ओ बी क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, और इसी त्रिज्या को मापकर, इसी त्रिज्या को के माप का एक हम चाप खींच देंगे, ये नंबर लाइन पर आएगा। तो जहाँ ये नंबर लाइन पर ये गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, जहाँ गिरेगा यही आपका √2 को डिनोट करेगा। जैसे ये एक इकाई था, ये भी एक इकाई, तो पाइथागोरस के थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये एक और ये एक कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। पाइथागोरस क्या कहता है कि H इक्वल टू होता है L का स्क्वायर, मतलब ये P के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो आपका परपेंडिकुलर कितना माने हैं, 1 यूनिट माने हैं, बेस कितना माने हैं, 1 यूनिट, और इनको करेंगे कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा, √2। तो H कितना है, √2 है। और इसी √2 इकाई का त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे नंबर लाइन पर, जो ये हमारा क्या होगा, बिंदु P होगा। और P ही क्या कहलाएगा, अब हमारा क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, √2। ठीक, अब √3 खींचना होगा तो क्या करेंगे, तो √3 खींचना होगा तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा √2 बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके यहीं पर 90 डिग्री का खींच देंगे। यहीं पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का 1 यूनिट हम खींच देंगे। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का अगर लेंगे 90 डिग्री, तो हमारा 90 डिग्री इस तरह से बनेगा, 90 डिग्री इस तरह से यहाँ बनेगा। ठीक, यहाँ से बनेगा 90 डिग्री। तो जैसे ही ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, यहाँ तक में 90 डिग्री, तो सॉरी ये तो थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा लेना चाहिए था हमको, फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। थोड़ा छोटा छोटा करके बनाएंगे तो पूरा हम दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा छोटा छोटा लेकर करते हैं ताकि सभी एक लाइन में आ जाए, एक में आ जाए। जैसे अभी √2 को रिप्रेजेंट करना, तो जैसे हम ले लेते हैं थोड़ा 4 यूनिट बराबर एक इकाई, 4 यूनिट यहाँ पर लिख लें, 4 यूनिट बराबर हमने एक लिया। ठीक, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। ये बिंदु क्या है, O है, और इसको माना A। ठीक, और यहाँ पर 90 डिग्री लेना है, कितना, 90 डिग्री। ठीक, √2 को कैसे तोड़ लेना है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक, तो 1 हमारा बेस रहेगा। तो और यहाँ पर हमेशा जो 90 डिग्री होगा 1 इकाई ही लेना है। एक और चीज़ नोट में लिख लीजिएगा कि जो 90 डिग्री हम परपेंडिकुलर लेंगे हमेशा 1 यूनिट का ही लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट का ही लेंगे, कभी भी लेंगे तो क्या लेंगे, 1 यूनिट का ही लेंगे। ठीक, 1 यूनिट का लेंगे। ये 4 यूनिट था, 4 इकाई के बराबर कितना, एक हमने माना था, ये रहा आपका 4 इकाई।
तो 4 यूनिट का एक ये चाप खींच दिया और इसको मैंने ओ से मिला दिया। ओ से क्या किया, ओ से हमने मिला दिया, ये हमारा बी है। तो यही जो चाप है आपका ओ बी, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और ये त्रिज्या जो है ये नंबर लाइन को लंबा करते हैं। यही जो चाप जो आएगा आपका P √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये √2 हो गया, इसलिए कि ये 1 है, ये भी 1 है। अब √3 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, इसको अब बेस मान लेंगे। ये √2 को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। इसलिए कि √3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो हम इस पर बेस मानकर इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल खींच देंगे। इसी बिंदु पर, इस बिंदु पर ये बेस मान लेंगे। जैसे हमने इसको बेस माना था, ऐसे खींचा था, तो इसी तरह से हम अब √2 को क्या करेंगे, बेस मान लेंगे। बेस मान लिए, ये बेस। अब यहाँ पर 90 डिग्री खींच लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री होगा। और इसको 90 डिग्री हम बनाते हैं, ये 90 डिग्री होगा। और कितना, एक इकाई ये खींचना है, एक इकाई ही लेना है। ठीक, हमेशा एक इकाई जो परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या कर लेगा, वो हमेशा 1 यूनिट के बराबर ही लेंगे हमेशा। ये हमारा एक इकाई का। ठीक, अब हम इसको सी मान लेते हैं और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। मैच कर लिया और ये हमारा 90 डिग्री हुआ और ये एक इकाई हुआ, ये √2 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी चाप को ऐसे त्रिज्या मानकर, इसको क्या त्रिज्या मानकर, ओसी को त्रिज्या मानकर हम नंबर पर इस तरह से गिराएंगे, नंबर लाइन पर। तो ये जो नंबर लाइन पर आएगा ये आपका Q बिंदु √3 को रिप्रेजेंट करेगा। कितना करेगा, √3 को। और अब हमें √4 को करना है। कितना, रूट जो है 4 को करना है। तो √4 को करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसको बेस मान लेंगे, √3 को बेस मान लेंगे। हम √4 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 हो जाएगा। ये रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं, हमको ये नहीं सोचना है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे। ये एक ही ग्राफ में सभी नंबर लाइन को कैसे एक रिंग की तरह रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक ही रिंग में। तो जितना ये हमारा जो कर्ण आएगा हाइपोटेनस, इसको बारी बारी से हम हमेशा बेस मानते जाएंगे और इसी बेस पर 90 डिग्री का इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा इस तरह से लाइन जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये हमारे आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इस बिंदु से 90 डिग्री बना लेंगे। तो इस बिंदु से हम 90 डिग्री फिर बनाते हैं। तो इस बिंदु से अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री का इस तरह से एंगल बनता है, आपको पता होगा, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन गया। यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर का रहेगा ये हमेशा 1 यूनिट रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा ही 1 यूनिट ही रहेगा, 1 यूनिट से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हम 4 के बराबर 1 यूनिट माने थे, 1 यूनिट, हम 1 यूनिट ही मानेंगे इसको। ये 1 यूनिट है, कितना, 1 यूनिट। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, D। अब इस बिंदु से हम ये चाप ले लेंगे, चाप ले लेंगे और इसको इस चाप से हम नंबर लाइन पर ऐसे खींचेंगे। तो ये जो हमारा आएगा ये √4 हो जाएगा। ये रूट क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। इसी तरह से 5 के लिए अब फिर हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट ही काटेंगे हमेशा। ये जो रहेगा 1 यूनिट रहेगा, ये क्या रहेगा हमेशा 1 यूनिट रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा 1 यूनिट। ये परपेंडिकुलर जो है आपका हमेशा 1 यूनिट रहेगा, ये भी 1 यूनिट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगा 1 यूनिट ही रहेगा। तो इस तरह से √5 को भी आप कर सकते थे। ये हमारा कितना हो गया √4 हो गया। अब इसी प्रकार 1 यूनिट यहाँ पर लेंगे और इसको मिलाएंगे और फिर ऐसे चाप खींचेंगे ऐसे, तो हमारा यहाँ पर √5 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा। ठीक, लेकिन अभी अगला क्वेश्चन आता है कि अगर √5.3 रहेगा तो कैसे दर्शाएंगे, √9.3 रहेगा तो नंबर लाइन पर हम कैसे इसको निरूपित करेंगे। अब हमारा मेन प्रश्न ऐसा आएगा, तो हमने रूट वाला जितने भी था क्वेश्चन वो हमने कर लिए, और ये भी मैंने बता दिया कि माइनस वाला रहेगा तो आपके लेफ्ट एंड पर बनेगा, इस साइड में बनेगा, लेफ्ट एंड पर बनेगा, लेफ्ट एंड पर। ठीक है, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर रहेगा और ऐसे लाइन खींचा जाएगा। ठीक, लेफ्ट एंड पर बनेगा। अब हम बनाते हैं आपका पॉइंट वाले, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन जो रहेगा √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। √9.3 को आप क्या करेंगे नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें। इसको कैसे करेंगे? ठीक, अब ये उसके जैसा ये थोड़ा सा अलग बनेगा, उसके जैसा ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा। थोड़ा सा क्या बनेगा? अलग बनेगा। थोड़ा सा अलग क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। ये रूट में जितना दिया है ना उतना हम एक लाइन खींच लेंगे, एक रेखा क्या करेंगे उतना ही हम खींच लेंगे। 9.3 दिया है तो हम 9.3 ही खींचेंगे इसके लिए। अगर पॉइंट में दिया है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर क्या दिया है 9.3 तो 9.3 हम खींच लेंगे। यहाँ से हमने 9.3 को खींच लिया, 9.3 9 क्या किया 3 को खींच लिया, 9.3 खींच ली। ठीक, इसको हम नाम देते हैं ए, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं ओ, बिंदु ओ। ठीक, जब भी आपका ये पॉइंट वाला लाइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक रेखा उतना ही यूनिट का खींच लेंगे, उतना ही इकाई का खींच लेंगे और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम एक्स्ट्रा खींचेंगे, अधिक खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम अधिक लेंगे, एक इकाई हम अधिक लेंगे। 1 इकाई क्या करेंगे हम अधिक लेंगे, 1 इकाई। इसको लिख देते हैं बी। ठीक है, 1 इकाई हम क्या करेंगे अधिक लेंगे, तो जो हमारा 1 इकाई अधिक होगा उसको हम बी मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस लाइन को 2 भागों में बांटेंगे। इस लाइन को क्या करेंगे 2 भागों में बांटेंगे। किस लिए? हमको रेडियस चाहिए इसको अर्धवृत्त बनाने के लिए। तो अर्धवृत्त कैसे बनाएंगे, हमारा एक मिड पॉइंट पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट के लिए इस रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं, 2 भागों में कैसे बांटते हैं। तो इस लाइन को आधे से अधिक के चाप के दोनों तरफ काटते हैं, आधा से अधिक चाप लेते हैं और दोनों तरफ काटते हैं, बिना मापे आधे से अधिक लेंगे और दोनों तरफ काटते हैं। एक बिंदु इधर से काट दिया दोनों तरफ, और फिर इसी तरह से यहाँ से लेकर इधर भी दोनों तरफ मैंने काट दिया। ठीक है,
तो जब ये लाइन को हम मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, जो इस लाइन की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं। ठीक है, उसको हम डॉट लाइन से मिला लेते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारा डॉट लाइन से यहाँ पर हमारा मिड आया। क्या आया? मिड आया। इसको हम नाम देते हैं सी, इसको हम नाम देते हैं सी। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है इस रेखा का, इसी मध्य बिंदु को त्रिज्या मानकर हम एक क्या कर लेंगे? अर्धवृत्त खींच लेंगे। ये मैंने अर्धवृत्त खींच लिया, इस तरह से खींच लिया अर्धवृत्त। इस तरह से अर्धवृत्त क्या करना है? खींच लेना है। और ये जो हमारा पॉइंट ओ था, इस ओ पॉइंट से हम क्या करेंगे? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बिंदु ओ से। ये बिंदु ओ से हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर हमने 90 डिग्री के क्या किया? कोण बनाया। तो 90 डिग्री का कोण बनाया, तो जो ये ओ से जो लाइन जा रहा है, वो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर क्या किया? कट किया। बिंदु डी पर क्या किया? कट किया। तो बिंदु डी पर जो कट किया, हम इसको बिंदु सी से मिला लेते हैं। बिंदु सी से मिला लेते हैं। यही जो बिंदु सी है आपका रूट, ये जो है आपका ये पॉइंट जो है आपका 9.3 होगा। सॉरी, ये वाला जो होगा ओडी जो होगा आपका क्या होगा? 9.3 होगा। ओडी क्या कहलाएगा आपका? 9 पॉइंट जो होगा वो 3 कहलाएगा, ये नहीं। ठीक, और इसको ओडी को त्रिज्या मानकर हम ओडी को त्रिज्या मानकर हम इस रेखा को और बढ़ाते हैं थोड़ा। इस रेखा को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये ओडी को हम क्या करेंगे? एक चाप मानकर इस रेखा पर क्या करेंगे? ऐसे चाप खींच देंगे, और ये जो हमारा जो चाप आएगा, यही जो होगा हमारा 9.3 होगा। इसको बिंदु लिख देंगे P। अब हम इसे लिखेंगे कि OD बराबर जो है OP है, और ये कितना है? रूट 9.3 है। ये कितना है? 9.3 है। समझ गए? अब इसको लिखना होगा, तो पॉइंट 1 में हम लिख लेंगे कि एक रेखाखंड AO लिए, और AO का जो टोटल लंबाई है 9.3 है। कितना है? 9.3 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया फिर से बताते हैं। सबसे पहले क्या लिया? एक रेखाखंड, एक रेखाखंड AO ले, ताकि AO बराबर क्या होगा? AO बराबर 9.3 इकाई। क्या होगा? 9.3 इकाई। ये मैंने AO बराबर कितना? 9.3 इकाई लिया था। ठीक, दूसरा नंबर में क्या करना है? रेखाखंड AO को O की ओर आगे बढ़ाना है। AO को O की तरफ आगे बढ़ा दिए, कितना? 1 यूनिट। रेखाखंड AO को O की ओर आगे बढ़ाएं तथा OB
इक्वल टू 1 इकाई, 1 इकाई काटे, 1 इकाई काटा। तीसरा बिंदु में क्या होगा कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, मैंने मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु के लिए क्या किया, रेखा को समद्विभाजित किया, मध्य बिंदु C ज्ञात किया। क्या किया, C ज्ञात करें, C ज्ञात किया, मैंने ये मध्य बिंदु C ज्ञात किया। अब C को केंद्र मानकर AB त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचा। पॉइंट 4 में क्या करेंगे, पॉइंट 4 में हम लिखेंगे, पॉइंट 4 में C को केंद्र मानकर CB त्रिज्या या AC त्रिज्या, CB त्रिज्या या AC त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त क्या किया, खींचा। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि जो AB के O बिंदु पर एक लंब खींचा। देखिए ये जो हमारा AB है, इसके बिंदु क्या है, O, इस पर मैंने एक लंब खींचा। क्या किया, लंब खींचा, लंब क्या किया, खींचा। पॉइंट 5 में क्या होगा, पॉइंट 5 में जो होगा आपका AB के बिंदु O पर लंब खींचा, लंब क्या किए, लंब खींचे। माना कि यह जो है लंब अर्धवृत्त को D पर काटता है, D पर क्या किया, काटता है। ये D पर यहां पर काट दिए, क्या किया, D पर काट दिए। तो OD इक्वल टू क्या हो गया, √9.3। OD इक्वल टू कितना हो गया, 9 पॉइंट क्या हो गया आपका 3 हो गया, 9.3 होगा, क्या होगा, 9.3 होगा। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि अब संख्या रेखा पर जो शून्य को जो निरूपित किया था, ये बिंदु O जो आपका क्या था, जो शून्य था, शून्य को निरूपित करने वाले बिंदु O से OP बराबर OD जो है क्या किया, काटे। ये आपका P है और ये आपका D है, काटे। और बिंदु P जो है संख्या रेखा पर √9.3 को क्या किया, आपको निरूपित किया। बिंदु जो P है, बिंदु P ही संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करता है, निरूपित ये करेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। 1.3 हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपका ये हमारे द्वारा समझाया गया मैथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।